छाया पाटिल, आपकी सह प्रशिक्षक संचालक, आप सभी का इस प्रथम दिवस के द्वितीय सत्र में हार्दिक स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि अभी प्रथम सत्र में आप लोगों को बहुत जो भी मार्गदर्शन मैडम विनीता सिंह मैडम ने दिया है वो आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग निश्चित तौर पर उनकी इस विधा से लाभान्वित हुए होंगे। आगे मैं आपके द्वितीय सत्र के लिए डॉक्टर गीता नरहरि मैडम को आमंत्रित करती हूँ कि वो आपको द्वितीय सत्र में कम्युनिकेशन स्किल के बारे में बताएंगी। मैडम गीता नरहरि जो है वो हमारे यहाँ स्टेट और नेशनल लेवल की जो है ट्रेनर है और मैं विगत कई वर्षों से मैडम जो है हमारे यहाँ कम्युनिकेशन स्किल के बारे में जो है सेशन लेती रहती हैं। काफी अच्छा उनका फीडबैक रहता है। तो आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप इस सेशन को बहुत ध्यानपूर्वक सुने। मैडम नरहरि मैडम हमारे साथ में है। मैं मैडम नरहरि का स्वागत करती हूँ। प्लीज आइए। Good morning students, teachers, all organizers। ये हमारा सौभाग्य है कि हम एक साथ आप सबसे मिल पा रहे हैं और अभी जो विनीता सिंह मैम ने आपको प्रशिक्षण में बताया कम्युनिकेशन के बारे में, तो कम्युनिकेशन के बारे में अभी जो विनीता सिंह मैम ने आपको बताया हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। बिहेवियरल स्किल्स में जैसे आपने सुना, जितना ओरल कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट है वो बहुत ही महत्व इसलिए रखता है क्योंकि ओरल कम्युनिकेशन में आपको दोबारा वो पुनः विचार करके उस वर्ड को एडिट करने का आपके पास मौका नहीं होता। सो यहाँ हम देखते हैं कि लिखित कम्युनिकेशन के बारे में अभी आने वाले 1 घंटे में हम ये देखेंगे लिखित कम्युनिकेशन के बारे में, उसके गुण, उसके महत्व और उसका हमारे जीवन में एक स्टूडेंट लाइफ में लिखित कम्युनिकेशन का क्या इंपॉर्टेंस है। लिखित संवाद कौशल, रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स, ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स में अगर हमारे मुंह से एक बार कोई गलत शब्द निकल गया तो सामने वाले को तो पता चल गया कि हमारे मन में क्या था, लेकिन रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स में हमारे पास ये मौका रहता है कि अगर हम अपने भावनाओं पर थोड़ा सा संयम रखकर उस शब्द के जगह पर कोई और औपचारिक शब्द जो कि हमारे भावनात्मक जो उतल पुतल है उसका बाहर निकल के ना आ जाए और वो जो है पूरे माहौल को खराब ना करे, इसका हम संशोधन कर सके, इसका हमारे पास विकल्प रहता है लिखित संवाद में। सो हम लिखित संवाद के बारे में जानेंगे। जो आपने अभी तक सत्र में बहुत अच्छे से आपने ध्यान से सुना होगा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है आपके आने वाले जीवन में। आपने कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज के बारे में सुना, तो उस बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप सत्र में ध्यान से सुने क्योंकि सब इंटरकनेक्टेड है। सारे सेशंस जो ट्रेनिंग है सब एक सेशन दूसरे सेशन से इंटरकनेक्टेड है। सो आप नोट्स बनाएं और इसका ध्यान रखें कि जो एक्सपर्ट्स आ रहे हैं वो चाहते हैं कि वो आने वाले जीवन में आप जॉब, एम्प्लॉयमेंट और इंटरव्यूज जहां पे भी जाएं आप सफलता पाए। सो इसमें इम्पोर्टेंट है कि जैसे आपने इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो जिस तरह से आपने बोला, बात किया, बहुत सारी चीजें होती है, हमें अप्लाई करना होता है कई जगह, तो हमें लिखना होता है, हमें अपने बारे में कुछ फॉर्म्स में टेक्सटिंग करते हैं, कई जगह हम डेटा एंट्री करते हैं और कई जगह हमें लिखित में कई चीजें संवाद के कौशल, जिसमें हमारा संवाद कौशल पता चले, इस तरह से हमें कई सारे फॉर्म्स भरने होते हैं। सो हम आज अभी समझेंगे इस सत्र में लिखित संवाद कौशल। लिखित संवाद कौशल समझने से पहले एक इंस्पायरिंग कोट से हम अब आज का सत्र यहाँ शुरू करते हैं। संभव की सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाना। अगर आपको लगता है कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स लिमिटेड है या सीमित है, किसी और के कम्युनिकेशन स्किल्स, संवाद के जो कौशल है, किसी और का अगर बहुत संवाद कौशल जो है
आपसे बेहतर है, तो ये आपने अपने मन में एक सीमा बनाई हुई है। आपके जो व्यक्तित्व के जो पर्सनालिटी है, हो सकता है वो और आकर्षक हो, और अगर आप ओरल कम्युनिकेशन में इतने आकर्षक नहीं है, तो आप अपना लिखित संवाद इतना आकर्षक बना लीजिए कि आपका कोई एप्लीकेशन, आपका कोई जॉब एप्लीकेशन अगर कोई पढ़े, तो उनको ऐसा लगे कि अगर जो अपने विचारों को एक अक्षरों के माध्यम से इतने बखूबी अगर प्रस्तुत कर सकता है, तो वो इंसान कैसा होगा, उसका पत्राचार हमारे कार्यालय के लिए कितना उपयोगी होगा। सो ये सामने वाले को आपसे मिलने का एक उत्सुकता बढ़ा देना चाहिए। इस तरह का आपका रिटन कम्युनिकेशन होना चाहिए। रिटन कम्युनिकेशन जो है एक ब्रिज है, वो एक पुल है। अगर आपका रिटन कम्युनिकेशन अच्छा है, आपका एप्लीकेशन में आपने प्रभावी शब्दों का उपयोग किया, सामने वाले को आपसे मिलने का मन करेगा। वरना मन करेगा अगर आपका लिखित संवाद में अगर कोई प्रॉब्लम है, तो मिलने का मन ही नहीं करेगा, और ऐसा लगेगा कि इससे जो भी पत्र आगे से आए, कृपया मेरे तक ना लेके आए, ऐसे सीनियर्स कह भी सकते हैं। तो इसीलिए लिखित संवाद बहुत जरूरी है कि आपको वो जरूरी मौका मिलता है कि नहीं अगले पड़ाव तक जाने के लिए। सो लिखित संवाद के क्या उद्देश्य हैं? लेट्स सी द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। आप देखेंगे कि हम सत्र में हिंदी और अंग्रेजी दोनों का उपयोग कर रहे हैं, जबकि हमें पता है कि आप लोगों को हिंदी में ज्यादा सुविधाजनक लगता है, क्योंकि जब भी आप किसी इंटरव्यूज में जाएंगे, जब भी आप बाहरी दुनिया से मिलेंगे, तो सब आपके सहूलियत से अपना ना कर जिसमें वो सहूलियत फील करते हैं, जिसमें उनको सरल लगता है और जिसमें वो कंफर्टेबल है, थोड़ा हिंदी में या थोड़ा इंग्लिश में, सो वो बोलचाल की भाषा में जैसे वो कंफर्टेबल है उस तरह से आपसे बात करेंगे। अगर आप कोई भी टेक्निकल टर्म्स जो अंग्रेजी में कॉमनली यूज होते हैं उनसे आप रूबरू नहीं है, तो आपको अचानक बार बार पूछना पड़ेगा, एक्सक्यूज मी सर, आप बता सकते हैं, मैं इस चीज को समझी नहीं। तो ऐसा लगता है कि जो बोलचाल की भाषा ही ना समझे, आगे जाके कार्यालय में जो बड़े टेक्निकल टर्म्स है उनसे फिर कैसे ये झेल पाएंगे। सो प्रतिभागी लिखित संवाद प्रक्रिया समझ सकेंगे इस सत्र में। ये हमारा उद्देश्य है कि द पार्टिसिपेंट विल नो द मैकेनिक्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स। इन दिस, आप इस सत्र में आप इतने निपुण हो जाएंगे कि आपको अगर कोई बिजनेस करस्पॉन्डेंस भी करना है, आप बहुत आत्मविश्वास के साथ अपना बिजनेस करस्पॉन्डेंस कर पाएंगे। रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स। रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स हम देखते हैं कि जब हमको, अगर आपको अपने फ्रेंड से मिलना है तो आप फोन उठाते हैं, उससे बात करते हैं, तुम फ्री हो, मैं मिलने आ जाऊं, इस तरह से हम बात करते हैं। अगर हमें किसी रिश्तेदार से मिलना है तो हम फोन कर लेते हैं या मैसेज कर लेते हैं कि हम आ रहे हैं, आप घर पे हैं, हम मिल लेते हैं। लेकिन ऐसे हम सीनियर्स से, ऐसे जिनसे हम जॉब रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसे जिनसे हमें मिलना है और हमें बताना है कि हमारे एकेडमिक अचीवमेंट क्या है, हमने अभी अपनी डिग्री पास कर ली है, अभी हम जॉब वर्ल्ड के लिए रेडी हैं, तो ऐसे आप जैसे स्टूडेंट्स को अगर किसी कंपनी से मिलना है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब मार्केट में अपना रिज्यूम प्रेजेंट करना है, तो ये सारी चीजें हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं आपको लिखना पड़ेगा, जो आइदर टेक्सटिंग है, डेटा एंट्री है या रिटन स्किल्स हैं। कुछ कंपनीज ऐसे भी हैं जो आपकी हैंड राइटिंग एनालिसिस भी करती हैं कि हो सकता है लिखित वाला आपने अपने फ्रेंड से या किसी के हेल्प से कॉपी पेस्ट कर लिया हो, लेकिन आपके लिखावट में आपकी साइकोलॉजी झलक जाती है, तो उससे जो है फॉरेंसिक्स में भी लिखने का बहुत महत्व है। राइटिंग हैज मोस्ट इंपॉर्टेंस इन इवन द फील्ड ऑफ फॉरेंसिक्स। सो लिखना, कितना भी टेक्सटिंग आ जाए, कितने भी कंप्यूटर्स आ जाए, जो लिखने का जो महत्व है वह हमेशा रहेगा। सो रिटन कम्युनिकेशन विल ऑलवेज स्टे। सो पेपरलेस ऑफिस हो भी जाए, आपको फिर भी ईमेल्स लिखने होंगे, बिजनेस लेटर्स टाइप करने होंगे, आपको जो भी पत्राचार है, जो स्टैंडर्ड लेटर हेड पहले हम
पेपर पे लिखते थे, अब वो लेटर हेड हमारे कंप्यूटर्स में, हमारे MS वर्ड्स में है, तो हमें अभी भी वो सारे जो फॉर्मेलिटीज हम पेपर पे फॉलो कर रहे हैं, उसको सारे हमें अभी ऑनलाइन एंड ऑन कंप्यूटर उसको फॉलो करने होते हैं। क्योंकि हम ऑनलाइन कर रहे हैं, हम उसको हल्के से नहीं ले सकते कि ये तो पेपर नहीं है, ये तो स्क्रीन है। आप स्क्रीन को ही पेपर की तरह ट्रीट करेंगे, तभी ये समझा जाएगा आपको रिटन कम्युनिकेशन का ज्ञान है। अगर आपने स्क्रीन को पेपर कम्युनिकेशन नहीं है, स्पेशली जब फॉर्मल कम्युनिकेशन है, सो तब आपको ऐसा ये आप इंप्रेशन सामने वाले को दे रहे हैं, इसको जॉब में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, बहुत इसने ऐसे एक चांस लिया है और इसने एक ट्राई किया है कि हम लेटर लिख के देखते हैं, एप्लीकेशन डाल के देखते हैं क्या न्यूज आता है, देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। आपको जब कोई कंपनी में जॉब चाहिए, सो आप कितना ध्यान देंगे, आप उसके बारे में स्टडी करेंगे, आप उसके बारे में समझेंगे। सो फॉर्मल कम्युनिकेशन में आप रिस्पेक्टफुली बात करेंगे, क्योंकि वो आपके दोस्त नहीं है, वो आपके रिश्तेदार नहीं है। इसको हम कहते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। क्यों? आगे जाके हम देखेंगे एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, जिसमें हम लोग डियर करके बात कर सकते हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन में हम उनको जानते नहीं, अभी हमें पता नहीं हम उनके डियर है कि नहीं, तो हम इसमें रेस्पेक्टफुल्ली बात करेंगे, जिसमें हम जो शिष्टाचार है, जो मैनर्स हैं, जो रेस्पेक्ट एक न्यू पर्सन को अनदर पर्सन को देना चाहिए। दो लोग जब पहली बार मिलते हैं, उनमें जो कम्युनिकेशन होता है, और एक सीनियर के साथ जब हम कम्युनिकेट करते हैं और एक अननोन ऑडियंस के साथ जब हम कम्युनिकेट करते हैं, संवाद करते हैं, उसे हमें औपचारिक ही रखना चाहिए। क्योंकि बहुत ज्यादा जो है आपसे तुम और तू से तू तक आने में 1 मिनट नहीं लगता है आपको, तो इससे पता चलता है ये इंसान तो अपने आप को फॉर्मल सेटिंग में ढाल ही नहीं पाएंगे, ये तो बहुत जल्दी फैल जाएंगे। ये ऐसे हैं कि इनको संभालना कंपनी के लिए, कार्यालय के लिए मुश्किल हो जाएगा। अगर कोई बहुत लंबे समय तक औपचारिक रिश्ते मेंटेन कर सकता है वर्क प्लेस में, तो ऐसा माना जाता है इनके साथ काम करना बहुत आसान है। इनको अपने सीमाएं पता है और इनको सामने वाले को ट्रीट कैसे करना है, ये भी इनके जानकारी में बखूबी है। सो ये रिटन कम्युनिकेशन मोस्ट कॉमन है। हो सकता है कि स्पोकन कम्युनिकेशन आपका, क्योंकि आपका कई लोग अपने मीडियम ऑफ लैंग्वेज को लेके बहुत कॉन्शियस रहते हैं। हमारा जो मीडियम ऑफ स्कूलिंग है वो डिफरेंट था, जिसके कारण हम एक लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं और दूसरे लैंग्वेज में कंफर्टेबल नहीं है। लेकिन लैंग्वेजेस सीखना एक लेफ्ट ब्रेन एबिलिटी है, जो जब भी आप सोचे कि हमें इंग्लिश में माहिरता हासिल करनी है, हमें हिंदी में और हमें साफ करना है हमारी भाषा, हम उसको कर सकते हैं। सबसे जो अच्छी बात है रिटन कम्युनिकेशन का, वो ये है कि हम इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। रिकॉर्ड करने का मतलब ये नहीं है कि सामने वाले के परमिशन के बिना लिखित कम्युनिकेशन, क्योंकि आप किसी को सेंड करते हैं एक लेटर, तो आप उसका एक प्रतिलिपि अपने पास रख सकते हैं। कभी कोई जरूरत पड़ जाए और सामने वाले कहे कि उन तक नहीं पहुंचा है, तो आप ये कह सकते हैं कोई बात नहीं, हमारे पास उसकी एक प्रतिलिपि है, हम दोबारा भेज दिए देते हैं, हमारे अर्जी पर थोड़ा ध्यान दे कृपया। सो इस तरह से जो है रिकॉर्ड हम उसका रख सकते हैं, जिस तरह, क्योंकि लिखित कम्युनिकेशन हम सोच समझ के लिखते हैं, तो उसका प्रतिलिपि हम अपने पास इसलिए रखते हैं क्योंकि उसको इतना सोच समझ के लिखा है, दोबारा इस लेटर को मुझे भेजना पड़े, ये रिक्वेस्ट लेटर मुझे एक और को भेजना पड़े, तो इतनी अच्छी भाषा का उपयोग जो हमने किया है, इसका हम फायदा उठाएं। और इस लेटर को हम जॉब कवरिंग लेटर अगर आप लिखते हैं, अपना कवरिंग लेटर CV के लिए, तो ये कवरिंग लेटर अपन एड्रेस, जो टू एड्रेस है, एड्रेस को बदल बदल कर हम अन्य कंपनी में भी भेज सकते हैं। इसीलिए रिटन कम्युनिकेशन, इसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, अभिलिखित योग्य है, इसको हम कहते हैं कैन बी रिकॉर्डेड, यानी कि ये अभिलिखित योग्य है, इसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। लिखित कम्युनिकेशन जो है साफ और संक्षिप्त होना चाहिए। और एक संक्षिप्त मतलब मुझे
अगर मुझे किसी को जॉब के लिए अप्लाई करना है और मुझे अपने बारे में बहुत पता है और मुझे मेरे स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस इतने क्लियरली पता है और हम जो है 30 पेज का अपना एक लेटर भेज देंगे। आज के व्यस्त समय में किसी एम्प्लॉयर के पास इतना समय होगा कि वो इतना लंबा लेटर, इतना लंबा एप्लीकेशन, इतना लंबा कवरिंग लेटर पढ़ के हमें बुलाएं इंटरव्यू के लिए, ये संभव नहीं है। सो हमें ये कोशिश करना चाहिए कि हमें सिंगल पेज, एक ही पेज में साफ हमें क्या चाहिए, हमारा क्या उद्देश्य है, लेटर में ढूंढना ना पड़े एम्प्लॉयर को कि ये कहना क्या चाह रहे हैं, महाशय कहाँ जा रहे हैं, ये भावनाओं में बह गए हैं, अभी तक ये किनारे नहीं आए हैं, ये कहना क्या चाह रहे हैं, इनकी पढ़ाई अभी हो गई कि होने वाली है कि 5 साल में हो जाएगी। तो ये हमें ढूंढना पड़ना पड़े। किसी को भी आपके लेटर में फर्स्ट पेज में ही, एक ही पेज में साफ, क्लियर एंड कंसाइज, साफ और संक्षिप्त। संक्षिप्त मतलब 3 लाइन नहीं है, हमारी पढ़ाई हो गई, आपको हमें बुलाना है, हम तैयार बैठे हैं, इतना भी संक्षिप्त नहीं। ये कहलाएगा कि साफ नहीं है, क्योंकि इससे बिल्कुल क्लियर नहीं हो रहा है, और इतना भी डिटेल में नहीं कि हम पढ़ ना पाए। ऐसा होना चाहिए कि आपके जो शैक्षणिक योग्यता है और आपके जो डेट ऑफ बर्थ है, आपके जो स्कूलिंग है, आपके जो प्रोजेक्ट और वर्क एक्सपीरियंस है, वो सब उसमें इंक्लूड हो जाए। अभी हम देखेंगे कि लिखित संवाद में कई सारे चीजों का उपयोग हम करते हैं और उसके कुछ लाभ है और उसके कुछ डिसएडवांटेजेस है, प्रतिकूल परिस्थितियां भी उस पर हो जाती है। हम ये देखेंगे कि लिखित संवाद में हम क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा लिख नहीं रहे हैं, तो हम शॉर्ट फॉर्म्स का अधिक उपयोग करते हैं। लेकिन जब हम कोई कम्युनिकेशन रिटर्न में करते हैं, ये बहुत जरूरी है कि जब हम कोई कम्युनिकेशन रिटर्न में कर रहे हैं तो हम पूरा लिखें, क्योंकि हम किसी को मैसेज भेजते हैं, HRU का मतलब हाउ आर यू है, तो अभी हम एक फॉर्मल लेटर में नहीं लिख सकते प्लीज GE गुड इवनिंग, GM गुड मॉर्निंग, HBD हैप्पी बर्थडे। ये जो सिंबल्स अभी यंगस्टर्स मैसेजेस के थ्रू अपने फ्रेंड्स को भेजते हैं, प्लीज रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल, ASAP। तो अगर आप प्लीज लिख रहे हैं, काइंडली लिख रहे हैं, तो KLY नहीं लिखेंगे। आप अगर प्लीज कहना चाह रहे हैं तो वो PLEASE पूरा प्लीज लिखेंगे, क्योंकि हम शॉर्ट फॉर्म्स नहीं यूज करते हैं। रिटन कम्युनिकेशन में हम पूरा यूज करते हैं, क्योंकि यंगस्टर्स अक्सर ये समझते हैं ये तो बहुत कॉमनली यूज होने वाला शॉर्ट फॉर्म है, ये तो सबको पता ही होगा। आपको ये समझना है कि रिटन लैंग्वेज में हमें जो लेटर आपका पढ़ रहा है उसको जोर देना ना पड़े कि ये किस चीज का शॉर्ट फॉर्म हो सकता है। और जैसे ही शॉर्ट फॉर्म्स का ज्यादा उपयोग होता है, उससे ये समझ में आ जाता है कि ये जो है ज्यादा लिखते नहीं हैं, ये ज्यादा टेक्स्ट करते हैं। राइटिंग और टेक्सटिंग में डिफरेंस है। हम बहुत चैटिंग में जो हम राइट करते हैं उसको हम राइटिंग नहीं कहेंगे, उसको रिटन स्किल्स नहीं कहेंगे, वो टेक्सटिंग है। सो अगर आप सोच रहे हैं हमें तो राइटिंग बहुत आता है, जब से फोन्स आए हम तो यही तो कर रहे हैं, सो वो जो है वो टेक्सटिंग होता है, उसको रिटन स्किल्स नहीं कहते हैं। जो आप सोच समझ के लिखते हैं और जो आप एक फॉर्मेट में बनाते हैं उसको हम राइटिंग कहेंगे। हम रिटन स्किल्स तब कहते हैं जब हम उसको एक फॉर्मेट में डाल के उसको एक सही बिगिनिंग, सही मेन अंश, जो मुख्य अंश है मेन बॉडी, एंड सही कंक्लूजन जब हम करते हैं हम इसको राइटिंग कहेंगे। हम जब मैसेज करते हैं हम कहीं से भी शुरू हो जाते हैं, कहाँ हो, पहुंच गए, आ रहे हो, कब तक आओगे, तो ये लेटर नहीं होता है। लेटर में हम कहीं भी ऐसा सीधा नहीं बोलते। लेटर में हम पूछते हैं, हम नमस्कार सर जी, हम पहुंच गए हैं भोपाल, हमें लेने गाड़ी आई, थैंक यू, आपने हमारा अरेंजमेंट किया, हमारा ध्यान रखा, आप हमारे गुरु हैं, हम आपके शिष्य हैं, और विनम्र
सादर प्रणाम, इस तरह से जो है जब हम फॉर्मल राइटिंग करते हैं, सो हम एक प्रॉपर बिगिनिंग, एक प्रॉपर मैसेज और एक प्रॉपर कंक्लूजन के साथ उसको वाइंड अप करते हैं। सो रिटन कम्युनिकेशन में हम देखेंगे कि कई प्रकार के उसके टाइप्स हैं। ईमेल, आप सब लोग के पास ईमेल होगा। ये यहाँ पे एक जरूरी बात पे मैं जोर देना चाहूंगी कि जब आप सीवी लिखते हैं, जब आप अपना रेज्यूम बनाते हैं, तो उसमें ये जरूर अपना ईमेल आईडी अगर नहीं है तो क्योंकि अभी आप रजिस्टर्ड हैं तो आई एम श्योर आपका ईमेल आईडी होगा, लेकिन आप में से जिनके पास ईमेल आईडी नहीं था तो आप अपने फ्रेंड के पास या कॉलेज में या अन्य किसी व्यवस्था से इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, तो सबसे जरूरी है, आजकल जैसे हमारे पास आधार कार्ड होता है, तो आप जीवित है ये जानने के लिए आपके पास एक ईमेल भी होना चाहिए। सो ईमेल, क्योंकि आपके ओन एड्रेस से ईमेल ऐसा है कि हम किसी और के ईमेल से अपना लेटर नहीं भेज सकते, क्योंकि ईमेल आपका आइडेंटिटी है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक मेल है। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल में ईमेल शॉर्ट फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल का। जो हम पोस्ट कार्ड भेजते हैं वो फिजिकल मेल है। पुराने जमाने में जो पोस्ट कार्ड और लेटर लिखते थे वो रिटन कम्युनिकेशन इन फिजिकल मेल है, जो जिसको पोस्टमैन लेके आता था। सो अब जो है इलेक्ट्रॉनिक ईमेल में, वो ईमेल और फीमेल दो डिफरेंट चीजें हैं। ईमेल मेन के लिए नहीं है, ईमेल मेन विमेन दोनों के लिए है। और ईमेल आईडी सबको बनाना है, क्योंकि सीवी में जब आपको किसी को कांटेक्ट करना है तो वो आपके फोन नंबर और या ईमेल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कई बार लोगों के सिम बदलने पर वो सीवी में अपडेट ना करने के कारण पुराना फोन नंबर चला जाता है, तो कभी भी किसी को किसी जॉब पोर्टल में या आप कहीं साइट पे, कहीं जो भी जॉब वेबसाइट्स हैं जहां आप अपलोड करते हैं, आप अगर एडिट ना करके नया फोन नंबर नहीं देंगे तो आपका पुराना फोन नंबर जाएगा। और क्योंकि ह्यूमन एरर है, माना क्योंकि हमसे गलतियां हो सकती हैं, तो 10 डिजिट्स ना होके कई बार मोबाइल का जो नंबर है वो हम एक आध डिजिट मिस कर देते हैं। जब हम एक आध डिजिट मिस कर देते हैं तो उनके पास विकल्प क्या रहता है, अरे इनका फोन नंबर काम नहीं कर रहा है, इनको ईमेल करो। अब जब ईमेल करने के लिए हम सीवी ढूंढते हैं तो ईमेल किसी का नहीं मिलता है, तो आपसे संपर्क करने का जो एकमात्र तरीका था वो वहीं पे समाप्त हो जाता है। इनका फोन नंबर काम नहीं कर रहा और इनका कोई ईमेल आईडी नहीं, इन्होंने कोई स्थायी पता नहीं दिया। अब स्थायी पता पे लेटर भेजना ये बहुत कम हो गया है। अगर आप बहुत ही महत्वपूर्ण हैं संगठन के लिए तो हो सकता है कि अभी भी दोबारा आपके लिए एक लेटर लिख के आपके स्थायी पता पे भेज दें, लेकिन इसकी संभावना 1 आउट ऑफ 100 है, तो इसकी संभावना ना के बराबर है। तो आप स्थायी पता तो लिख दें, रेफरेंसेस के एड्रेसेस लिख दें, लेकिन ईमेल आईडी सही लिखें। और जब भी आप एक नया ईमेल आईडी बनाएंगे, पहले एक टेस्ट ईमेल अपने आप को करके देखें कि आपने जो ईमेल आईडी भेजा है वो आपको याद है। और ईमेल आईडी जब आप बनाएंगे, जो पासवर्ड है वो आपको याद रखना है, क्योंकि अगर जॉब से, कंपनी से, ऑर्गेनाइजेशन से आपको लेटर आता है, ईमेल इनबॉक्स खोलने के लिए आपको अपना पासवर्ड याद रखने की जरूरी है। और ईमेल का जो पासवर्ड है वो अगर आपके किसी फ्रेंड ने बना के दिया है तो आप उसको पासवर्ड को चेंज भी कर सकते हैं। जब आप थोड़े दिन उसको चला लीजिए, जब आप कंफर्टेबल हो जाएंगे, फिर आपके जो पर्सनल मेल्स उसमें आने लगेंगे तो आप पासवर्ड उसमें बदल दीजिए। फिर हम आगे देखते हैं कि एडवांटेजेस हैं। जब हम लिखते हैं हम उसको एडिट कर सकते हैं, उसको रिवाइज कर सकते हैं, उसको समझ के सेंड बटन क्लिक करने से पहले हम पुनर्विचार कर सकते हैं। आजकल तो मैसेजेस में ये भी आ गया है कि अगर हम मैसेजेस करते हैं तो हम उसको सेंड करने के बाद भी डिलीट कर सकते हैं, लेकिन ईमेल में आप सेंड करने से पहले देख लें सारे कॉलम्स सही भरे हैं। जब आप संतुष्ट हो जाएं तब आप सेंड बटन क्लिक करें। और इसमें एक डिसएडवांटेज यही है लिखित संवाद में कि इसको कंपोज करने में टाइम लगता है।
और आजकल ऐसा लगता है कि टाइम किसी के पास नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छा तरीका है अनुभवी तरीके से अपना जो है संवाद सामने वाले के सामने रखें कि हम क्या चाह रहे हैं। समय भले ही लगे, लेकिन आप पूरा समय लेकर एक अच्छा लेटर बना लेंगे तो इसका आप कई बार उपयोग कर सकते हैं। आप इसको ये देखें कि हर बार आपको इतना समय नहीं लगेगा लेटर कंपोज करने में। एक बार अगर आपने लेटर कंपोज कर लिया, वो हम कई बार यूज कर सकते हैं। एक मैंने अपना सीवी 20 साल पहले बनाया था, हर महीने एक लाइन जोड़ती हूँ उसमें, अभी तक चल रहा है। ये है लिखित कम्युनिकेशन का एक एडवांटेज है। एक बार आप अच्छे से बैठ के बना लेते हो, आपको थोड़ा अपडेट करना होता है, थोड़ा ऐड करते हैं, थोड़ा डिलीट करते हैं, लेकिन आपका काम बहुत सरल हो जाता है। एक बार में टाइम लगता है। तो और जब हम लिखते हैं तो हमारी क्षमता भी जो है धीरे धीरे बढ़ने लगती है। तो वो भी एक एक्सरसाइज है, राइटिंग भी एक एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज की तरह वो जब आप पहली बार करेंगे तो इधर दुखेगा उधर दुखेगा, लेकिन आप जब आप निरंतर उसको करते रहेंगे तो आप बहुत फुर्तीले हो जाएंगे और आप में ये रूटीन में भी आ जाएगा और आप बहुत आसानी से करेंगे। और अगर आप रोज कुछ समय तक ना लिखेंगे, अगर आप डेली अगर राइटिंग नहीं करेंगे, तब आपको असुविधा महसूस होगी। सो राइटिंग इज अ स्किल। कुछ बातें अवश्य याद रखें। कोई भी लेटर लिखने से पहले हम याद रखें कि हम इसकी शुरुआत कैसे करें। तो आप अच्छे से सोच समझ लें। अभी तो बहुत सारे सर्च इंजन्स पे आपको बहुत आराम से मिल जाएंगे, लेटर के फॉर्मेट्स मिल जाएंगे, लेकिन लेटर का फॉर्मेट मिलने का ये बिल्कुल हमारा सजेशन नहीं है कि बिल्कुल वैसा का वैसा कॉपी पेस्ट आप कर लें। जिस सर्च इंजन से आप ढूंढ रहे हैं, आपके बॉस भी उसी सर्च इंजन में जाके कई बार देख चुके होंगे कि किसने कॉपी किया। तो सबसे जो इजी तरीका होता है वो सबसे कॉमन तरीका होता है। तो जो कॉमन तरीका होता है वो सभी उसी को अपनाते हैं। अगर आपको अपना ओन पहचान बनाना है तो आपको अपना ओरिजिनल राइटिंग वर्क शुरू करना होगा। और ये बेस्ट टाइम है अपना ओरिजिनल राइटिंग वर्क शुरू करने का, क्योंकि अभी आप शुरुआत कर रहे हैं तो आपके पास सब अभी अपना स्कूल, अपना शैक्षणिक योग्यता, ये सब आपके पास जो जानकारी है ये सब आप एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में डालें। और जो भी आपको कवरिंग लेटर है आप समझ लें। आप अभी हम समझ लें सोशल मीडिया या हम ऑनलाइन सर्च इंजन से हम ये समझ लें कि ये लेटर्स को लिखना कैसे है। अभी हम आपको इसी सेशन में प्रारूप भी दिखाएंगे कैसे इनको लिखा जाता है, तो आप समझ लें, लेकिन हूबहू वैसा का वैसा नकल ना करें। क्या नकल का अपना जो वैल्यू है नकल जैसा ही रहता है। नकल कभी भी असल जितना अच्छा प्रभावी नहीं हो सकता। सो अभी जब आपका बॉडी लैंग्वेज यूनिक है, जब आपका पर्सनालिटी यूनिक है, तो आपका लिखित संवाद भी आपकी पर्सनालिटी की तरह आपका जो विशेष झलक है आपके राइटिंग स्किल्स में भी वो दिखना चाहिए। सो मेरा उद्देश्य क्या है, क्या मैं ये लेटर किस लिए लिख रहे हैं, क्या हम ये लेटर, अगर हम लेटर जॉब के लिए लिख रहे हैं तो उसमें हमारे पेरेंट्स के हेल्थ के बारे में बहुत विवरण की वहां जरूरत नहीं है। तो अगर इंटरव्यू में किसी ने पूछा तो वो अलग बात है, हम इंटरव्यू स्किल्स आगे एक दिन करेंगे। लेकिन ये है कि जब आप लिखित संवाद किसी से कर रहे हैं, आप ये देखें कि आप मुद्दे से भटके ना। आप ऑब्जेक्टिव क्या है लेटर लिखने का, कि मुझे एक मुलाकात चाहिए, मुझे इस लेटर का रेस्पॉन्स चाहिए। हाँ, आप अपना सीवी भेजें या आप कब मिलने आ सकते हैं। आपको जो आपका जो मेन उद्देश्य है उसे भूले ना, उसको याद रखते हुए लिखित संवाद करें। अपने विचार को साफ कैसे प्रस्तुत करें ये बार बार सोचें। मेरा पॉइंट क्लियर है, मेरा पॉइंट क्लियर है। अगर आपको लगता है डाउट है तो किसी अपने फ्रेंड से या अपने भाई बहन से पढ़ाएं कि ये क्लियर लग रहा है कि नहीं। अगर कोई कहता है क्लियर नहीं है, आप तो हमेशा ऐसे ही कहते हो, पहले हम पूछते हैं फिर हम किसी की राय लेते नहीं। अगर किसी ने आपकी आलोचना की तो घर वालों की आलोचना को सीरियसली लेके आप उसको ठीक करें। आप लॉजिकल फ्लो क्रिएट करें। तार्किक प्रवाह कैसे बनाए रखें, तार्किक प्रवाह। लॉजिकल फ्लो का मतलब ये है कि जो लेटर का बिगिनिंग है, जो लेटर की मेन बॉडी है, जो लेटर का कंक्लूजन है, उसमें एक फ्लो हो। और आप ये देखें कि बार बार पढ़े, एक बार लिख दिया अभी हमसे पढ़ना भी नहीं होता, अभी हम करेक्शन भी नहीं कर सकते।
ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा धैर्य रखें, अपने लेटर को दोबारा पढ़ें और ये देखें कि उसमें कोई त्रुटियां ना हो। एंड ये आप प्रैक्टिस करें कि संक्षिप्त संदेश कैसे लिखें। हमें संक्षिप्त संदेश, हम एक पेज, जो A4 साइज का पेपर होता है, जो नॉर्मल साइज का A4 साइज का पेपर होता है, एक संक्षिप्त संदेश अगर आप देखें तो अगर वो पूरा भर जाता है मतलब काफी इनफ है, उससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं। तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, अभी हम आगे बढ़ते हैं हमारे सेशन में। ईमेल है, हमारे टाइप्स कितने प्रकार के लिखित संवाद हो सकते हैं। ईमेल हो सकता है, अनौपचारिक पत्र हो सकते हैं, बहुत सारे अनौपचारिक पत्र लिखे जाते हैं, वो हम अभी डिटेल में आएंगे, एक एक पर अभी डिस्कस करेंगे। फिर है बिजनेस करस्पॉन्डेंस, जो कारोबार के लिए पत्राचार होता है। फिर रिपोर्ट राइटिंग, जो घटना घटने के बाद लिखते हैं उसको हम रिपोर्ट राइटिंग कहते हैं। सो 5 की एलिमेंट्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, 5 महत्वपूर्ण तत्व लिखित संवाद के, वो है स्पष्टता, जो आप लिखना चाहें वो स्पष्ट हो, वो ऐसे ना हो कि बूझो तो जानो, मेरा लेटर में पहला अक्षर, तीसरा अक्षर, पांचवा अक्षर जोड़ेंगे तो मेरा शैक्षणिक योग्यता आपको पता चल जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी शैक्षणिक योग्यता या फिर आपका एक्सपीरियंस, आपका अनुभव समझने के लिए हमें ढूंढना पड़े या सामने वाले को बहुत मेहनत करना पड़े। ये स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लैरिटी से ये समझ में आता है, जो अपने विचारों के साथ इतना क्लियर है तो वो इंसान कितना क्लियर होगा, काम जब हम उसको सौंपेंगे तो उसको कितना क्लियरली वो एग्जीक्यूट करेंगे। सो इसीलिए क्लैरिटी जो है टॉप पे है। स्पष्टता क्यों टॉप पे है? जो इतना क्लियर है वो अपना वर्क प्लेस में कितना क्लियर डील करेंगे, वो अपना डेस्क कितना क्लियर रखते होंगे, वो कितना क्लियर इंसान होगा। सो ये है कि क्लैरिटी से बहुत सारी चीजें सबकॉन्शियसली हम लोगों के बारे में समझ सकते हैं। एंड कंसाइजनेस, अगर हम किसी चीज को संक्षिप्त में नहीं कह सकते तो अगर हमारे पास फिर 3 दिन का समय है तो भी नहीं कह सकते। जो चीज को हम संक्षिप्त में कह सकते हैं उसको हम विस्तार से भी कह सकते हैं। तो इस पे पता चलता है कि किसी व्यक्ति का कंट्रोल कैसा है, उसका कंट्रोल क्या, कम शब्दों में कहना है तो वो कह पाएंगे। अगर सारे एडवर्टाइजमेंट वाले ये सोचे कि नहीं नहीं, हम अपना विज्ञापन जो है 10 सेकंड में अपने प्रोडक्ट के बारे में तो बता ही नहीं सकते, इतना अच्छा है कि हम 10 सेकंड में इसके बारे में तो इसके इंग्रेडिएंट्स ही नहीं समझा पाएंगे, ऐसा नहीं होता है। 10 सेकंड का विज्ञापन भी बहुत असर करता है। और अगर विज्ञापन वाले ये सोचे नहीं हमारा विज्ञापन तो 1 घंटे का होना चाहिए, तो हम कोई भी स्पोर्ट्स देख ही नहीं पाएंगे, कोई भी टीवी वॉचिंग कर ही नहीं पाएंगे अगर एक एक विज्ञापन 1-1 घंटे का हुआ। तो हमें चाहिए कि संक्षिप्त में पॉइंट अक्रॉस हो जाए। सो लिखित संवाद भी विज्ञापन जैसा है। आप अपना विज्ञापन दे रहे हैं कि लोग आपको संक्षिप्त में समझें और आपकी ओर आकर्षित होकर आपसे मिलने का वो एक रास्ता ढूंढे, फिर रेस्पॉन्ड करें, फिर आपको बुलाएं, हो सकता है जॉब इंटरव्यू के लिए फिर एक रास्ता बन जाए। सो आपको लिखित संवाद आपको अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट करना है कि सामने वाले को लगे इससे कब मिले, ये हमारे कार्यालय के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। इतना यंग है, इतना टैलेंटेड है, इतना समझ है, सूझबूझ है। सो ऐसे लोगों के, ऐसे ही लोग हमारे ऑफिस में है और ऐसे यंगस्टर्स की हमें जरूरत है। सो इस तरह से आपको अपने आप को प्रेजेंट करना है। सो आपका इसमें इंपॉर्टेंट है, अगर आप टोन ऑफ द लेटर, टोन एक होता है स्पोकन टोन, एक होता है लेटर का अंडरटोन। लेटर में भी लहजा होता है। क्या लेटर में जो शब्दों का आप चयन करते हैं उससे पता चलता है कि टोन ऑफ द लेटर क्या है। और जो लिखित संवाद है उसमें हम देखेंगे कि एक्टिव वॉइस का आप ज्यादा इस्तेमाल करिए। सो एक्टिव वॉइस इज समथिंग, जब आप डायरेक्ट स्पीच में बात करते हैं वो एक्टिव वॉइस है। आप घुमा फिरा के बात करेंगे या फिर पैसिव वॉइस में बात करेंगे तो वो इतना प्रभावी नहीं होगा। और रिटन कम्युनिकेशन के लिए महत्वपूर्ण है कि आप डायरेक्ट स्पीच में ही बात करें। और जब आप कुछ लिखते हैं आप व्याकरण और विराम चिन्हों का विशेष ध्यान दें कि कहीं गलत जगह पे पंक्चुएशन या फुल स्टॉप के कारण मीनिंग कुछ और नहीं तो नहीं हो रहा है। जैसे मुझे काम में दिलचस्पी है
सो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि सही जगह पे जो है फुल स्टॉप हो, वरना गलत जगह फुल स्टॉप होने पे उसका मीनिंग भी कुछ और हो सकता है। प्रगति के सीढ़ियां, स्टेप्स टू इंप्रूव रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स। पहले लक्ष्य को निर्धारित करें। सो अगर आपको नोट करना है आप इसको नोट भी कर सकते हैं, और अगर आपको इसका इंग्लिश वर्जन भी आपको स्क्रीनशॉट लेना है, आप अपने लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स जहां से भी आप कनेक्टेड हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप थोड़ा बहुत इंग्लिश के वर्ड्स भी यूज करें जिससे कि आप इंग्लिश लैंग्वेज से कंफर्टेबल हो जाएंगे। सो स्टेप्स टू इंप्रूव रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स, इसमें हम देखते हैं कि आप क्यों लिखना चाहते हैं, ये पहले लक्ष्य आप निर्धारित करें। नो योर गोल बिफोर यू बिगिन राइटिंग। जरूरी तथ्य को ही जोड़ें। इंक्लूड ओनली नीड टू नो डिटेल्स। आप सिर्फ उन्हीं डिटेल्स को जोड़ें, उन्हीं तथ्यों को जोड़ें जो कि जरूरी है। और रिटन कम्युनिकेशन में जो A4 साइज पेपर होता है, किसी पेपर में जब आप लिखते हैं, और कई बार ऐसा हो रहा है आजकल कि आप लिख दीजिए फिर आप हमको PDF भेज दीजिए, इस तरह से भी पत्राचार हो रहा है। सो जब आप लिख के उसका PDF बना के भेजेंगे तो आपको आउटलाइंस का ध्यान रखना है। अब हम इतना पूरा लेटर के बिगिनिंग से लास्ट तक चींटी से भी छोटा हैंडराइटिंग पूरा लेटर में भर देंगे तो हमें उसको मैग्नीफाइंग ग्लास में पढ़ना पड़ेगा। सो ऐसा ध्यान रखना होगा कि हमारी जो अगर हैंड रिटन कोई PDF रिपोर्ट है, सो हमें ध्यान रखना होगा कि उसका साइज जो है रीडेबल हो विदाउट मैग्नीफाइंग ग्लास, और जो 4 आउटलाइन बाउंड्रीज है उसको छोड़ के फिर आप बीच के जो मार्जिन एरियाज छोड़ के, आउटलाइन का मतलब हेडिंग मार्जिन, साइड मार्जिन, दोनों साइड मार्जिन और नीचे फुटर मार्जिन, आप सारे आउटलाइंस को छोड़कर बीच में लिखेंगे तो ये आप लिखावट भी साफ रहेगी, और जो है आपको ये समझ में आएगा कि मुझे इतने ही उसमें लिखना है। और कीप इट प्रोफेशनल। आप जितना प्रोफेशनल रखेंगे सामने वाले को ये पता लगेगा इसको सीमाएं पसंद है, पता है, दोनों चीजें। सो व्यावसायिक स्तर बनाए रखें। सो जब आप प्रोफेशनल रखेंगे तो उनको लगेगा इतने छोटे उम्र में इनको इतनी समझ है, कितने लहजे से इन्होंने लेटर लिखा है। सो ये निश्चित ही जो है इनको एक मौका दिया जाना चाहिए। ऐसे सामने वाले में ये भावना आनी चाहिए आपके लेटर पढ़ के कि ये बहुत प्रोफेशनली रिटन लेटर है। सो यथासंभव सुधार किया जा सकता है लिखित संवाद में। इसका आप पूरा फायदा उठाएं और एडिट जरूर करें। अगर आपको लगता है कि ये वर्ड के अलावा कोई वर्ड बेटर हो सकता है तो आप सर्च करें और द बेस्ट पॉसिबल वर्ड को वहां पे जोड़ें। लिखित संवाद के कुछ लाभ। तात्कालिक रूप से संप्रेषण की आवश्यकता नहीं। आप सोच समझ के, ऐसा जरूरी नहीं है कि अभी लिख दो, अभी भेज दो, ऐसा नहीं है। आप आराम से बैठ जाएं, आप सोच लें इसको लिखने का सबसे अच्छा समय कब हो सकता है। ये नहीं है कि घर में सब पूरा मेहमान आया बैठे हैं, आप जब अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर हैं तब बैठ के जो है मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे लिखना है। तो आप समय देखें जब आप लिख सकते हैं, जिस समय आपको जो है पूर्ण तरह से आप ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, वही समय का चयन करके आप उस समय पे अपना लिख सकते हैं। प्रेषण से पूर्व दोहराना और सुधारना संभव। आप जब भी कोई लेटर भेजना चाहते हैं, चाहे ऑनलाइन हो या फिर बाय पोस्ट हो, आप उसको बहुत बार देखकर, एडिट करके, रिवाइज करके भेज सकते हैं। और यही स्पोकन कम्युनिकेशन में जो आपको बहुत सतर्क और बहुत प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है कि एक बार मुंह से निकला हुआ शब्द वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन लिखित संवाद में आप लिखे हुए शब्दों को बस कर्सर को पीछे करके उसको मिटा के एक अच्छा वर्ड ऐड करके आप दोबारा उसको सेंड कर सकते हैं। सेंड बटन दबाने से पहले सब कुछ आपके हाथ में है। स्थायी रिकॉर्ड इट प्रोवाइड्स अ परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ मैसेजेस। जब भी आप रिटन कम्युनिकेशन, अगर आप किसी को ईमेल भेजते हैं तो सेंट बॉक्स में आपका एक रिकॉर्ड रहता है। वो सेंट बॉक्स को आप क्लिक करें कि सेव सेंट मैसेजेस, तो आपके जो सेंट मैसेजेस हैं वो आपको सेव हो जाएंगे।
प्राप्तकर्ता के पास समझने व फीडबैक देने में पर्याप्त समय का होना। जब लेटर मिलता है तो सामने वाले को भी टाइम रहता है कि वो देख के उस पर रिप्लाई दे सकते हैं। लिखित संवाद ऐसा नहीं कि हमने फोन किया अभी सामने वाले को उठाना पड़ेगा। लिखित संवाद ऐसा है मैसेज जैसा, उनके पास पहुंच गया, उनको जब उसका रिप्लाई देना होगा तो वो उसका रिप्लाई देंगे। प्राप्तकर्ता की संतुष्टि, क्लाइंट सेटिस्फैक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब कंपनीज, बैंक्स या कोई बिजनेस प्रोडक्ट्स जब खरीदते हैं तो लोग सेटिस्फैक्शन के लिए लेटर्स भेजते हैं कि वेदर क्लाइंट्स आर सेटिस्फाइड और नॉट, उनके रिस्पॉन्सेज आते हैं। इस तरह का जो संवाद है वो भी रिटन कम्युनिकेशन में पॉसिबल है। बेहतर अंतर संस्था निपुणता, इंप्रूव्ड इंटर ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को, एक कंपनी को दूसरे कंपनी को कुछ पत्राचार करना है, लिखित पत्राचार से जो है बहुत अच्छा माहौल बनाया जा सकता है। जैसे विशेष त्योहारों पर, जैसे दीपावली, न्यू ईयर, नया साल, इसमें जो है दिवाली, इस तरह के ओकेशंस पे आप लिखित संवाद में ग्रीटिंग कार्ड्स रिटन कम्युनिकेशन में भेजा जा सकता है। समाज व कार्य क्षेत्र में बेहतर छवि का निर्माण, एनहांस्ड इमेज इन कम्युनिटी एंड इंडस्ट्री। लिखित संवाद से जो है आपके लिखित संवाद की तारीफ जो है दूर दूर तक जा सकती है। जब कोई चीज अच्छी होती है तो उसको वो अपने आप जो है खुशबू की तरफ फैल जाती है। अगर आपका लिखित संवाद बहुत अच्छा है तो वो निश्चित ही लोग उसको पहचानेंगे और आपको उसका लाभ मिलेगा। ईमेल कम्युनिकेशन, अभी हम जो प्रकार रिटन कम्युनिकेशन के प्रकार देख रहे थे, अभी हम हर एक उस पर थोड़ा और डिटेलली जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक मेल इज हाईली पॉपुलर बिजनेस कम्युनिकेशन टूल due to its capacity to convey important communication swiftly and easily. Writing effective emails can be a challenge. एक चुनौतीपूर्ण काम हो सकता है एक इफेक्टिव ईमेल को लिखना, लेकिन संवाद संप्रेषण का अत्यंत व्यावहारिक माध्यम है ईमेल। आजकल बहुत जो संवाद है, 90% संवाद हम कह सकते हैं कि ईमेल के द्वारा होता है। एंड यहाँ हम कुछ ऐसे नुस्खे देखेंगे, टिप्स देखेंगे टू मेक मोस्ट ऑफ योर ईमेल करस्पॉन्डेंस। संबोधन पर उचित ध्यान दें। अगर आप किसी को नहीं जानते कि आप जिसको लेटर लिख रहे हैं उसको रिसीवर मैम होंगी तो सर होंगे, तो आप रेस्पेक्टफुली सर मैम दोनों लिखेंगे, क्योंकि इसका लोग बुरा मान सकते हैं कि आपने कैसे सोच लिया कि सामने वाला सर ही होंगे या मैम ही होंगे। आपको जो एड्रेस अप्रोप्रिएट आप करेंगे, अगर आपको पता नहीं है सामने वाले सर हैं कि मैम है, तो आप रेस्पेक्टफुली सर/मैम लिख सकते हैं। कीप इट शॉर्ट एंड पोलाइट, बहुत विनम्र तरीके से। अगर आप लेटर में, ईमेल कम्युनिकेशन में इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं कर सकते कि आपको कसम है आपको इस ईमेल का रिप्लाई करना ही पड़ेगा, तो ये प्रोफेशनल तरीका नहीं है। जब हम प्रोफेशनल राइटिंग करते